बीच में माननीय विधायक अजोड़ा जी बता चुके हैं, हम उनका स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, संजय यादव जी, रोहन सिंह जी, प्रभात रंजन झा जी, हमारे बीच में माननीय विधायक नीरज अजोड़ा जी भी हैं, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री मोहन लगा जी और पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी रहे हमारे अंजनी श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आए और मुख्यमंत्री पंकज सिंह जी का अंग स्वागत करें। हेमंत यादव से कि आए और माननीय अध्यक्ष जी का मुकेश शर्मा जी का पुष्प और स्वागत करें। तो जी का पुष्प और स्वागत करें। हेमंत यादव हमें अच्छी तरह याद है, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ब्लास्ट हुआ था। धीरे धीरे उस आतंकवाद ने पूरे देश में पैर जमाना प्रारंभ कर दिया था। और मगर हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी, उनका दृढ़ संकल्प था, जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद पे चोट की। और आज हम कह सकते हैं वो आतंकवाद जो टेररिज्म उसको पूरे देश में समाप्त करके आज जो कश्मीर जहां से प्रारंभ हुआ था, आज वहां के सिर्फ 4 जिलों में रह गया है। शेष सभी जगह कश्मीर में भी टेररिज्म की को जड़ से समाप्त करने का एक संकल्प लेकर प्रधानमंत्री के आगे बढ़े। हमें अच्छी तरह याद है 2014 से पहले नक्सलवाद और माओवाद की क्या स्थिति थी। हमारे सांसद और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी जब पहले अपने कार्यकाल में गृह मंत्री के रूप में थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रक्षा मंत्री जी उस समय 65 वर्षों में 50 वर्षों तक सत्ता चलाई थी। उनके प्रधानमंत्री भी खुद कहते थे, राजीव गांधी जी का बोतल था जिसकी अक्सर चर्चा होती थी, निश्चित अटल जी ने हाउस में एक बार कहा था संसद में कि राजीव गांधी ये कहते थे कि हम 100 पैसा भेजते हैं और वह 19% तक नीचे पहुंच पाता है, शेष 81% करप्शन में चला जाता है। तो यह विषय जब उठाया गया था उस समय, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वह पैसा चलता तो 100 पैसा है, मगर नीचे जनता तक पहुंचते पहुंचते गिर जाता है और वह 100 की बजाय 19% वहां पर नीचे पहुंचता है। बहुत बड़ी चुनौती थी 2014 के सामने। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जैम यानी एक जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस पे हर परिवार का अपना बैंक अकाउंट हो, यानी सीधी ट्रांजेक्शन बैंक को 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, उसको आधार से लिंक किया और मोबाइल से, यानी जन फॉर जनधन अकाउंट, ए फॉर आधार एंड एम फॉर मोबाइल। इस जैम पद्धति के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया। और आज हम महसूस कर सकते हैं कि 9 वर्षों में या निराश्रित पेंशन बेचती है, या वृद्धा पेंशन बेचती है, या दिव्यांग पेंशन बेचती है, या सरकार की कोई भी मदद है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना अगर चल रही है तो हमारे देश में चल रही है। 50 करोड़ लोग जो इकोनॉमी वाइज आज भारत अर्थव्यवस्था में जो 2014 में 10वें नंबर पे था, आज 5वें नंबर पे आ गया है। आज हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लक्ष्य रखा हुआ है। 2014 में हमारी जीडीपी 112 लाख करोड़ थी, जो अब 272 लाख करोड़ हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि 2014 में पर पर्सन इनकम जो 80,000 थी, वो आज 1,70,000 हो गई है। और इसी के कारण जो पहले 2014 से पहले पॉवर्टी लाइन से बिलो 27% लोग थे, वो आज 27 से घटकर
10% से कम पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी गरीबी रेखा के नीचे आज 10% लोग ही हैं। ये एक परिवर्तन है जो हम कर सकते हैं कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जो हमारी सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जो 2014 के बाद से 2.5 गुना, और हम इसको अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है आज 50 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश के पास आज भी है। तो यह सब हम कह सकते हैं, वो कल्पना कर सकता था कि हमारे यहाँ जीएसटी जो टैक्स पद्धति है उसको लागू किया जाएगा। यह योजना पहले कांग्रेस की सरकार की थी, उन्होंने सोचा था, मगर उसको जनता का विश्वास लेकर एक सरल तरीके से लागू करना, जनता का विश्वास को अर्जित करके यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। एक ईमानदारी से काम करने वाली सरकार, जब जनता को पूरा विश्वास होता है कि हमारा नेता ईमानदार है, तो जनता हर मिलने के लिए तैयार होती है। और आज हम ये कह सकते हैं, प्रत्येक भारतीयों को इस बात के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता हुई होगी जब 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी टैक्स लागू किया गया, और जब अप्रैल की कलेक्शन आई है वो 1,87,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन थी, और वह कलेक्शन की फिगर देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था कि कितनी ऑनेस्टी से आज मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर और एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी जीएसटी का रेवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और राष्ट्र निर्माण में अपनी एक जिम्मेदारी तय करके एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। एक बड़ा परिवर्तन देश में, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, टैक्स कलेक्शन की बात हो, इसमें हमारे देश में आया है। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अंतर आया है। अभी हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का उद्बोधन है, पंकज जी का, वे भी और विस्तार से बातों को रखेंगे। मैं आज के इस अवसर पे, क्योंकि उन सब का भी उद्बोधन हमको सुनना है, हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे देश ने हर क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े लैंडमार्क तय किए हैं कि विश्व में पहली बार हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री को एक डिनर पे, स्पेशली डिनर पे व्हाइट हाउस में इनवाइट किया है। एक बड़ा गरिमापूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न होने वाला है। ये सब इंडियंस के लिए प्राउड मोमेंट है। हम कह सकते हैं इस बदलते हुए परिस्थितियों में 2014 के बाद 9 वर्षों में देश में बड़ा परिवर्तन आया है। साथ साथ जब देश की बात होगी तो निश्चित रूप से बात लखनऊ की भी होगी। हम लोग लखनऊ के निवासी हैं, हम भी महसूस करते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका एक निर्णय था, उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हम सब लखनऊ वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात हुई, उन्होंने लखनऊ से चुनाव लड़ा और 9 वर्षों में आज हम लखनऊ में एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो लखनऊ को माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के लिए तय कर दिया था 2014 में आते ही, उनको महसूस हो रहा था कि लखनऊ आज जो स्टेट कैपिटल है, हर साल 1 लाख की नई आबादी बढ़ना और सबसे बड़ा आउटर रिंग रोड अगर कहीं बन रहा है तो हमारे लखनऊ में बन रहा है। और जब आउटर रिंग रोड बनता है तो लैंड एक्विजिशन की बात हो, उसको बनाने की बात हो, बहुत बाधाएं आती है, मगर माननीय रक्षा मंत्री जो हैवी ट्रैफिक बड़े व्हीकल्स आते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने वाले से आउटर रिंग रोड के माध्यम से जाएंगे। साथ साथ लखनऊ में 19 फ्लाईओवर उन्होंने जिस प्रकार से दिए हैं, 19 फ्लाईओवर के माध्यम से लखनऊ का ट्रैफिक आज सुलभ हुआ है। आज निश्चित रूप से देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे सांसद जिस प्रकार से लखनऊ को एक टॉप 5 शहरों में, देश के शहरों में पहुंचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हम सब लोग जब मुंशी पुलिया से जब इंदिरा नगर रिंग रोड की ओर बढ़ते हैं और हम डॉक्टर नीरज बोरा जी बैठे हैं, इनकी विधानसभा IIM रोड की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक साथ 3 फ्लाईओवर एट द सेम टाइम मुंशी पुलिया का फ्लाईओवर बन रहा है, कुकराइल फ्लाईओवर, कुकराइल चौराहे का फ्लाईओवर बन रहा है और IIM रोड का फ्लाईओवर अभी डॉक्टर नीरज बोरा जी बता रहे थे वह लगभग पूर्णता की ओर है। एक ही रोड पे 3 फ्लाईओवर या कोई कर सकता है तो माननीय राजनाथ जी जैसे नेता कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र की इतनी चिंता करते हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इतनी चिंता करते हो। पुराने लखनऊ में जिस प्रकार से पश्चिम विधानसभा का हमने देखा था की कठिनाइयां रहती थी, मगर लाल कुएं का पुल बना, विक्टोरिया स्ट्रीट का पुल बना और विक्रम कॉटन मिल का, इन 3 ब्रिजेस के कारण मध्य और पश्चिम विधानसभा में लोगों के लिए आवागमन सुलभ हुआ। बहुत जल्द ये 12-13 फ्लाईओवर कंप्लीट होने वाले हैं। यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आज के मुख्य वक्ता
हम सबके बहुत ही प्रिय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और नोएडा से विधायक आदरणीय श्रीमान पंकज सिंह जी, श्रीमान मोहसिन रजा जी जो उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष हैं MLC में, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अंजलि जी, आदरणीय छारी साहब, आदरणीय धवन साहब, आदरणीय पुष्कर जी, आदरणीय आनंद जी और सामने उपस्थित लखनऊ के प्रबुद्ध जन, माताएं और बहनें और साथियों, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के सफल हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप सबका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस देश को एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता थी और यूं ही कोई ऐसे नहीं विदेशों में भारत के लिए प्रशंसा करने लगता है। भारत का एक इतिहास है, लगभग 746 वर्ष भारत हमारा गुलाम रहा है। पहले इन्वेडर के रूप में मोहम्मद गोरी 1146 में भारत में प्रवेश करता है। तब से लेकर वो सिलसिला चलता रहता है और मुगल सल्तनत के बाद ब्रिटानिया सल्तनत और उसके बाद 1947 में हम आजाद होते हैं और उसके बाद हम आजाद भारत में इस नव भारत का सपना देखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस 9 वर्ष के अंदर जो भारत ने पाया है वो अपना खोया हुआ कल उसको फिर से बनाने का काम किया। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु आज हो गया है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि मोदी इज द बॉस। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। ट्रंप को चुनाव लड़ना है तो वो कहते हैं कि दुनिया के लोग, बहुत सारे लोगों को, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन ट्रंप को जो चुनाव प्रचार अपना प्रारंभ करना था तो उसने आदरणीय मोदी जी से आग्रह किया कि आप हमारे देश में आइए। हमारे देश में नारा लगा आपकी बार मोदी सरकार, तो हिंदी में यह नारा अमेरिका में बना कि अब की बार ट्रंप सरकार। मतलब जब किसी व्यक्ति को कोई दुनिया के देश के लोग फॉलो करने लगे, उसके पीछे चलने लगे, उसके नाम से नारे लगाने लगे, समझो वो व्यक्ति महापुरुष हो गया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी एक अद्भुत क्षमता के व्यक्ति हैं और निर्णय लिया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं वो परिवर्तन आम भारत का वासी महसूस करता है और सबके मन में एक ही जिज्ञासा, एक ही कल्पना रहती है कि मोदी जी रिपीट करें, मोदी जी रिपीट करें। आप सबके दम पर पुनः रिपीट करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लखनऊ के बदलते नजरिए पर आपकी चर्चा करी अभी, आधे लाइट की फिटिंग्स हो रही है, डामर का लेयरिंग हो रही है, तो मुझे लगा मालूम होता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी का चूंकि कार्यक्रम है 16-17 को लखनऊ में, तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि उद्घाटन तो 17 को हो जाएगा। तो अध्यक्ष जी कहने लगे इस पर अभी विचार करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा तैयारी ऐसी है कि इस पुल का उद्घाटन हो सकता है। तो वो सिलसिला जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने दिया, यही नहीं कल्पना आप देखिए, 104 किलोमीटर की रिंग रोड एक आपके सामने एक अवसर नहीं है। आज 104 किलोमीटर की रोड पर आप जब चलते हैं तो आप देखते हैं कि विकास किस तरीके से होने वाला है। जो जमीन वहां पर 10 लाख रुपए बीघे, 20 लाख रुपए बीघे थी, आज 1 करोड़ से भी अधिक की है। आज वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वेयर हाउसेस बनने शुरू हो गए हैं और माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम IT सिटी को भी लखनऊ में लेकर आएंगे। आज एनडीए ने वो प्रपोजल बना के तैयारी शुरू कर दी। वो IT सिटी जो हमने कल्पना ही नहीं की थी, हमारे यहाँ के नौजवान तैयार होते थे और बेंगलोर जाते थे, हैदराबाद जाते थे, विदेश जाते थे, गुड़गांव जाते थे। आज हमारे यहाँ का नौजवान हमारे रक्षा मंत्री जी के संकल्प के साथ तैयारी कर रहा है और जो बाहर चला गया है वो भी लौटने की सोच रहा है कि अब वो लखनऊ में आकर काम करेगा। तो मित्रों, बहुत सारे
बहुत सारी बातें हमारे बीच में आज पंकज भैया उपस्थित हैं, बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता और लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ एकदम समभाव से, एकदम कार्यकर्ता के भाव से जो लगातार सबके साथ काम करते रहते हैं, ऐसे आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, आदरणीय मोहसिन रजा जी, श्री अंजनी जी, श्री रजनीश गुप्ता जी, पुष्कर शुक्ला जी, श्री पवन जी, श्री आर के चारी जी, श्री हेमंत दयाल जी, श्री अशोक सेठ जी, शांता राय जी, आनंद जी, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी मुकेश जी ने और आदरणीय नीरज बोरा जी ने संक्षेप में ही लेकिन प्रमुख जो मुद्दे थे उन सब पर आपका नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के शासन के 9 साल जो पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है पूरे देश भर में। उसी के तहत यहाँ प्रबुद्ध जन के साथ भी बैठकर चर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से या जो भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन सब चीजों की चर्चा आप सब लोगों के बीच में करना, यह निर्णय पार्टी ने लिया। और वैसे भी आप लोगों को ध्यान हो तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने कहा था कि सरकार या जनप्रतिनिधि वो सभी की यह जिम्मेदारी होती है कि क्या काम किया उसका लेखा जोखा सभी लोगों के, जनता के सामने समय समय पर बीच बीच में रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह भी प्रधानमंत्री जी के उसी कहे गए जो उनका एक संकल्प था, उनका एक मार्गदर्शन था, उसी के तहत पार्टी ने भी यह कार्यक्रम यह तय किया कि हम सरकार की सब उपलब्धियों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। अनेक उपलब्धियों पर अभी नीरज जी ने और मुकेश जी ने चर्चा उस पर की है। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भी अभी आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। लेकिन देखिए, मैं उन सब कई चीजों से संबद्ध करते हुए अपनी बात को और संक्षेप में मैं करूंगा कि अभी पिछले महीने 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन हम सब लोगों ने देखा। सेंगोल लोकसभा के अंदर एकदम जहां पर स्पीकर बैठेंगे वहां पर सेंगोल भी अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का एक राजदंड जिसको कहते हैं, उसको भी स्थापित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर किया है। और ये दृश्य हम सब लोगों ने देखा है, हम सब ने यह दृश्य देखा। और जिस तरीके से एक नए भारत का एक चमकते हुए प्रतिबिंब के रूप में हमारा नया संसद तो है ही, और जिस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर सेंगोल को स्थापित किया, ऐसा लगता था कि जैसे अपनी जो प्राचीन जो हमारी पूरी संस्कृति थी या प्राचीन भारत को, वह हमारे देश के या उज्जवल जो हमारा भविष्य है हमारे देश का, उसके साथ दोनों को जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन किया। और उसके बावजूद विपक्ष इस पर भी, विपक्ष को दिक्कत थी कि ये सेंगोल प्रधानमंत्री जी ने कहां से निकाल लिया, इसको कैसे, इस पर चर्चा देश में प्रारंभ हो गई। इस पर अनेक तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी विपक्ष ने इस पर शुरू कर दिया। लेकिन ये पहला अवसर नहीं था। एक बार पहले भी जब यहाँ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जब ये फ्रांस में वहां पर राफेल लेने के लिए गए थे, और राफेल लेने पर उन्होंने पूरे जो पूजा पाठ वहां करके, पूजा पाठ करने के बाद वहां जब राफेल के ऊपर जब ओम लिख दिया, तो इस पर भी कांग्रेस और सपा बसपा के लोगों को आपत्ति इस पर भी होने लगी थी। और इसलिए हम सब लोगों के लिए और आवश्यक हो जाता है कि पिछले 9 साल में परिवर्तन क्या क्या हुआ, तो बहुत सा इसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग जो जनता को सुविधाएं पहुंचानी है उस पर अनेक काम हुए हैं। मैं उन सब चीजों पर अगर जाऊंगा तो फिर लंबा समय लगेगा। वो सारी चीजें मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर हम मोबाइल में, चाहे ऑटोमोबाइल में, अन्य चीजों में जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, हमारी रैंकिंग बढ़ी है, 12वें से
ऑटोमोबाइल में और इसमें जब मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो इसमें आज हम दूसरे स्थान पर हम पहुंच गए हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ते हुए नए IIM बने, IITs बने, मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, एयरपोर्ट जितने 14 तक थे 74 थे, अब जो 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बन गए हैं। अगर 90-92 हजार किलोमीटर की सड़कें 2014 तक बनी थी तो 9 साल के अंदर ही लगभग 60 हजार किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। तो अनेक विषय हैं डेवलपमेंट पर जिस पर की चर्चा की जा सकती है। मैं उन सारी बातों पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि अनेक ऐसे काम हुए और सब पर अगर चर्चा करने लगेंगे तो कई दिन और कई वक्ता उसमें लग जाएंगे, तब भी 9 साल के अचीवमेंट्स को हम आपके पास पूरी तरीके से नहीं रख पाएंगे। इतने काम पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने किए। लेकिन परिवर्तन, इन सब डेवलपमेंट के साथ साथ जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको उनका हक देना, और पहले जिन गरीबों को कभी भी एक बोझ की तरीके से लोगों ने, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको यह एहसास दिलाया था कि वह जैसे कि देश के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ बन गए हों, ऐसी स्थिति कांग्रेस और सपा बसपा ने कर दी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी सिक्योरिटी भी मिली है और उनको साथ में डिग्निटी भी उनकी मिली है। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 9 साल का है। और इसी के साथ आज आप देखिए कि बहुत सारे, ये कई बार ये भारतीय जनता पार्टी की हमारे, जब हम श्री रामचंद्र जी के बारे में जब हम बात करते थे, जब हम राम मंदिर बनाएंगे ऐसा हम सभाओं के परिणाम आने से पहले अब बजरंगबली के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ये बात सही है कि देश को आगे बढ़ना है तो सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीजों की जरूरत तो है ही, लेकिन यह भी साथ साथ में सच्चाई है कि अनेक, आप किसी भी देश का किसी भी कालखंड में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई वह देश वही आगे बढ़ा है जिसने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक जो उनके प्रतीक चिन्ह रहे हों उनका सम्मान किया है, अपनी जड़ से जिसको परिचित रहा है जनरेशंस, वही देश आगे भी बढ़ा है, वही देश अपना नाम स्थापित भी कर पाया है। वैसे ही क्योंकि अनेक बार में बहुत सारे देशों को आप देखिए, जैसे अभी नीरज बोरा जी ने जिक्र किया, गोरी से लेकर कैसे ब्रिटिशर्स का भी, कैसे हमारा देश गुलामी के जाल में फंसा रहा लंबे समय तक। लेकिन उसके बाद देखिए कि मोदी जी के कार्यकाल में जो हमारे अर्थव्यवस्था हमारी कभी 2014 में 10वें स्थान पर थी, आज हमारा देश, और ये जो कि पहले कभी फ्रेजाइल 5 में कहा जाता था कि मतलब वहां पर कोई अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो गई है, एकदम समाप्त हो गई है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति उस समय थी और विश्व पटल पर लोग इसी नजरिए से हमारे देश को देखा करते थे। लेकिन आज हमारा देश, आज मोदी जी के आने के बाद 2022 और 23 आते आते वो फ्रेजाइल 5 में नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था इस विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में आ गई है, और वो भी यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर गए। जिस देश ने हमारे साल के काम को देखते हुए जो सतत जो प्रगति हुई है उसको देखकर, अभी मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है कि हमारे देश में 2024 में जो जीडीपी का डेवलपमेंट का फोरकास्ट उन्होंने जो किया है तो उस पर कहा है कि वो लगभग 6.2% के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में देखने को अभी मिला है। तो ये कई सारी बातें हैं और अपनी देश की पहचान बनी है। विश्व में कहीं पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो यह लगता है कि किसी दमदार देश का कोई दमदार प्रधानमंत्री आ गया है। ये गौरव हासिल हमारे देश के लोगों को अगर कराया है किसी ने, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह एहसास कराया है। अभी पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का पैर छूकर उनका वहां पर उनको अभिनंदन उनका किया, एयरपोर्ट पर अपने देश में उनका स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति, वो अमेरिका जो कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने में भी अपने देश में का वह आनाकानी किया करता था, आज उस देश के राष्ट्रपति स्वयं हमारे प्रधानमंत्री के पास जाकर बताते हैं कि आप अमेरिका में इतने लोकप्रिय हैं कि आपका कार्यक्रम लोग चाहते हैं, और आपका तो मुझे, आप इतने लोकप्रिय हैं कि आपका ऑटोग्राफ मुझे लेना चाहिए। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, यू आर द बॉस कह के नरेंद्र मोदी को वह संबोधित करते हैं। ये बदला हुआ भारत हम सब लोग अब देख पाते हैं। बदले हुए नए भारत की नई ताकत हम सब लोग देख पाते हैं। यह नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। देखिए, अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत बची ही नहीं, कोई अब काम करने के लिए बचा नहीं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। अब ये दावा तो वही कर सकते हैं, ये सपा बसपा कांग्रेस वालों से अभी भी पूछेंगे तो वो जरूर कर देंगे कि हमने तो ये किया। जो वो वही दावा कर सकते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ किया ही ना हो, ये दावा तो वही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस विश्वास के साथ ये सभी आपके माध्यम से दूर तक इस बात को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम सब लोग लगातार जो भी कदम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारी सरकार का उठेगा, वह देश के हित के लिए होगा, वह करोड़ों करोड़ नौजवानों के लिए या देश के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए, यहाँ की बहनों के लिए, इस देश के हर वर्ग के लोगों के लिए, वह उनके हित के लिए ही वह कदम उठेगा। इतना विश्वास आपके माध्यम से पूरे लखनऊ और प्रदेश देश के लोगों को हम सब लोग देना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, अब यहाँ पर आप सब लोग आए, मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए और पूरी टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किए, बोलने का अवसर आपने दिया, मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी से हमें जरूर दें कस्टमर माने। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत लखनऊ महानगर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, नोएडा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मोहसिन रजा जी, माननीय विधायक उत्तर आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय पुष्कर शुक्ला जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, व्यवस्था से जुड़े आदरणीय पवन धवन जी, आदरणीय आर के चारी जी, आदरणीय प्रवीण गर्ग जी, आदरणीय हेमंत दयाल जी, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन भाइयों तथा बहनों, मीडिया के हमारे साथी मित्रगण, बहुत देर से परिचर्चा चल रही है। क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग से हैं, तो यहाँ कोई स्पीच हम आज देने के लिए नहीं है। केवल दो बातें आपसे करेंगे। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी भी हैं और कुछ कास्ट अकाउंटेंट साथी भी हैं। पवन धवन जी हमारे सहपाठी, हम लोग साथी साथ आईसीडब्ल्यू करने गए, हम इधर आ गए, पवन धवन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। हम लोग जब किसी काम को पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें ये पता चल जाता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, कहीं कोई एंट्री गलत तो नहीं हो गई। चुनाव में अभी लगभग 1 वर्ष है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए। इन 9 वर्षों से पहले भारत की क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश और भारत की क्या स्थिति है, इस पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं किसी को, तो वोट देते समय हम निर्णायक की भूमिका में होते हैं। आप इस बात को विचार करो गंभीरता के साथ। यदि आपके दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसे आप रोटी खिलाओगे, खाना खिलाओगे, सोने के लिए चारपाई भी दे दोगे, और अगर वापसी का टिकट मांगेगा तो जाने का किराया भी दे दो। भैया घर का जेब कट गई, दे दो, दे देंगे ना सब लोग, दे देंगे ना। लेकिन अगर कोई ऐसे कहे हमको वोट दे दो तो दे दोगे? बताओ जल्दी से। वोट नहीं देंगे, वोट का कोई दाम नहीं है। लेकिन वोट देते समय आप निर्णायक और जज की भूमिका में होते हैं। आप गहन अध्ययन करते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, स्टेट के बारे में और कैंडिडेट के बारे में।
आफ्टर देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें वोट किसे देना। यही बात है ना? बोलो भैया प्रबुद्ध, सब लोग हम बात करें, भाषण आज नहीं है, यही है ना? अब आप 9 साल पहले भारत क्या था, उत्तर प्रदेश क्या था? 9 साल पहले भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ एक ऐसा कंट्री था जो दुनिया के पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किए थे। भारत की छवि खराब हो गई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों में घोटाला, कई मिनिस्टर्स कैबिनेट के उनके जेल में चले गए थे ना? बताओ भैया, चले गए थे ना? कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपना जो एक कलेवर था, एक सरकार का एक ऑरा होता है, वो समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ? 2014 में 12 से अचानक ये लहर चली। मुझे लगता कि अच्छी तरह मुझे याद है, गोवा अधिवेशन में चर्चा चली थी कि मोदी जी को माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये चर्चा चली मोदी जी को हमें आगे लाना है। और वहां से चर्चा चलते इस बात को लोगों ने जोर पकड़ लिया इंटायर कंट्री में कि अब की बार तो क्या हुआ? 2014 में एक तरफा लहर चली, मैं गवाह हूं। हमने देखा कई जगह ऐसा था कि जनसभा के लिए टेंट नहीं लगा, केवल एक माइक लगा है, और मोदी जी आ रहे थे, और मोदी जी के आने के 1 घंटा पहले मैदान खाली था। हम लोग सोच रहे थे कि अब तो गड़बड़ हो गया, लेकिन जैसे ही मोदी जी का हेलीकॉप्टर आया, 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 8 लाख लोग, पूरा मैदान खचाखच भर जाता था। याद है ना आप लोगों को? फिर क्या हुआ? 14 में दायित्व मिला तो 2 चुनौतियां सामने थी। एक तो भारत माता की छवि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के दलदल वाले कंट्री में पहुंच गई थी, उसको हमें ऊपर उठाना था। दूसरा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में जो एकात्म मानववाद की सोच को आगे बढ़ाया था। एकात्म मानववाद का मतलब है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाकर उसे ऊपर उठाना है। उस पर हमें गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करना है। आपने देखा होगा 14 के बाद मोदी जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया ना? आपने देखा होगा अक्सर दुनिया के दूसरे देशों में जाते, भारत की वास्तविक छवि को, भारत की वास्तविक ताकत को लोगों को बताया, और भारत में गरीब कल्याण योजनाएं लागू। गरीब कल्याण योजनाएं क्या लागू? सबसे पहले लाज होया जाएगा। हम लोग लखनऊ में जब पढ़ते थे, हमने अपनी आंखों से देखा हुसैनगंज में एक महिला कर्मचारी बिचारी आती थी और महिला समेट करके ले जाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1980 की बात है। धीरे धीरे कितनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने इस प्रथा को न बंद किया न रोक लगाई। हाँ, ये गांव में जरूर होता था कि शाम कुबेरी बेरा हुई, शाम हुई, कहे चलो माता बहने बुजुर्ग सब लोटा डब्बा लेकर के जाते थे मैदान, यही था ना? अब गाड़ी के हेडलाइट आ गई, बहन हमारी बैठी थी नित्य क्रिया से निपटने के लिए, उसको किन परिस्थितियों में उठकर खड़ा होना पड़ा, आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों को शौचालय दिया, गरीब अमीर, अब कोई ऐसा देश में नहीं, प्रदेश में जिसके पास शौचालय नहीं, छोटा काम है, लेकिन उसको इज्जत देने का, उसके आत्मसम्मान को मजबूत करने का काम। अभी भी लाखों लोग बेघर, छप्पर में रहते हैं, टीन में रहते हैं, खपड़ेल में रहते हैं, पन्नी डाल करके रहते हैं, बेघर है। भारत के हर नागरिक को पक्का मकान मिले, माननीय मोदी जी ने तय किया। मैं कह सकता हूं, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई गांव हो, हर जगह लोगों को पक्का मकान मिला है, लगातार मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी योजना क्या थी? आयुष्मान भारत। कोई बीमार पड़ जाए, सबसे पहले माता बहन के गहने बिकते थे। ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, लीवर हो जाए, कैंसर हो जाए, अब मोदी जी के सामने चुनौती थी भारत के नागरिकों को ऊपर उठाना है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत। आजादी के पहले के थे, जैसे KGMC, ढेर सारे आजादी के पहले के थे, लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हम हर जिले को मेडिकल कॉलेज देंगे। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, मात्र कुछ जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर मिसेज चित्ता सक्सेना जी, डॉक्टर मिसेज चित्ता सक्सेना जी, श्री भरत त्रिवेदी जी, आर्किटेक्ट चेतन तिवारी जी,
थाना जी, श्री BK अवस्थी जी।